नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज का हमारा विषय राहु पर बेस्ड होगा। राहु, जिसका नाम सुनते ही सभी लोग डरने लगते हैं। राहु, जिसे ज्योतिष में सर्वाधिक अशुभ ग्रह माना जाता है, क्या ये सभी को अशुभ प्रभाव देते हैं? क्या इनके कोई शुभ परिणाम नहीं होते हैं? और क्या है राहु के राजयोग? राहु कुंडली में किस प्रकार से राजयोग जैसा फल देते हैं? इन सभी को आज हम जानेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले राहु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें जानेंगे और उसके बाद राहु कुंडली के किन भावों में बैठने पर राजयोग के समान फल करते हैं, इसे समझेंगे। और इसके बाद कुंडली में राहु के ऐसे कौन से योग हैं जो किसी भी व्यक्ति को राजा बनाते हैं या उसे राजयोग जैसा फल देते हैं, इसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो राहु का नाम आते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और इनका यदि टाइम पीरियड या इनकी दशा चल रही हो तो लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्यादातर ज्योतिषियों ने इनको अहित करने वाला बताया है या इनके अशुभ परिणामों के बारे में ही बात की है। हाँ साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें ज्योतिष में पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, परंतु आज के इस परिवेश में, इस कलयुग में सबसे बड़ा राजयोग अगर कोई देते हैं तो वो राहु ही हैं। और कोई ग्रह जो सबसे शीघ्र सफलता देता है, सबसे जल्दी सक्सेस को प्राप्त करवाता है, वो राहु ही है। इसलिए हमने आज का टॉपिक का नाम राहु कलयुग का राजा यानी किंग ऑफ कलयुग रखा है। साथियों, अब यदि राहु को समझने का प्रयास करें तो राहु कोई वास्तविक ग्रह नहीं है। यानी यदि आप सोलर सिस्टम को देखेंगे तो इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, कोई ये भौतिक ग्रह के रूप में नहीं नजर आते। हमारे पहले के जो ऋषि मुनि और विद्वान लोग थे, उन्होंने ये पाया कि स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रभाव हम सभी पर पूर्ण रूप से पड़ता है और उसे राहु और केतु की संज्ञा दी गई, उसे राहु केतु माना गया। अब वह कौन से क्षेत्र हैं? साथियों, आपके सामने एक आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे और आप सभी लोग जानते भी हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। जिस कक्षा में यह चक्कर लगाती है उसे हम ज्योतिष में क्रांति वृत्त के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा में। तो साथियों, इनका जो परिक्रमण पथ है, पृथ्वी का और चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है, जिस पॉइंट पर ये इनका परिक्रमण पथ मिलता है या काटता है आपस में, उसे हम संपात बिंदु के रूप में जानते हैं। अब साथियों, जब चंद्रमा दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए संपात बिंदु को काटते हैं यानी क्रांति वृत्त को काटते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पर हल्के नीले और हल्के लाल कलर का एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम राहु के रूप में जानते हैं, राहु कहते हैं। इसी प्रकार जब चंद्रमा उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं और संपात बिंदु और क्रांति वृत्त को काटते हैं, तो इस संपात बिंदु पर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जो कि स्मोक के कलर का, धुएं के कलर का होता है, हल्के लहसुनिये कलर का होता है। इस क्षेत्र को हम केतु के रूप में जानते हैं, यानी राहु केतु संपात बिंदुओं पर बनने वाले क्षेत्र हैं। अब आप इस पॉइंट को देख रहे होंगे तो ये पॉइंट नॉर्थ नोड कहलाता है। ये आप साइन देख रहे हैं, ये राहु का है, नॉर्थ नोड का साइन है, तो इसे हम राहु कहते हैं। राहु क्या है? राहु है ड्रैगन हेड, ऊपर का हिस्सा है। और नीचे आप ये देख रहे हैं इस पॉइंट पर ये केतु है। ये इस तरह का साइन है जिसे हम साउथ नोड भी कहते हैं। तो केतु को क्या कहते हैं? ड्रैगन टेल कहते हैं। ये साइन दोनों अपोजिट हैं, एक नॉर्थ नोड, एक साउथ नोड, यानी राहु और केतु हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। साथियों, जब मैंने कारकत्व की सीरीज बनाई थी उसमें मैंने राहु और केतु के कारकत्वों को जब समझाया तो वहां भी बताया था कि राहु और केतु से हम सर्प को देखते हैं, स्नेक को देखते हैं। तो जो सर्प का ऊपर का हिस्सा है, सांप का ऊपर का हिस्सा है, वो राहु है यानी ड्रैगन हेड है, और जो नीचे का हिस्सा है, टेल है, वो केतु है। साथियों, मैंने राहु और केतु के कारकत्वों के ऊपर डिटेल में प्रॉपर अलग अलग वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूं, आप जाकर उसे भी अच्छे से समझ सकते हैं। साथियों, राहु को मैंने कलयुग का राजा क्यों कहा? क्योंकि इनमें वो सारी क्वालिटी है
जो किसी भी व्यक्ति को आज के इस परिवेश में राजा बना सकती हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटी है? उससे पहले आपको एक पौराणिक कथा को आपको बताता हूं। हालांकि जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी को ये पता भी होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय दिव्य अमृत निकला था। तो उस समय स्वर और भानु यानी स्वर भानु नाम के राक्षस ने देवताओं की योजना को समझा और छल से अमृत को पीना चाहा और उसने धोखे से देवताओं का स्वरूप बना के अमृत की कुछ बूंदें पी भी ली। और इसके बारे में जब सूर्य और चंद्रमा को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया और भगवान विष्णु ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। और जो मस्तक है वो राहु कहलाया और जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का पार्ट है, धड़ है, वो केतु कहलाया। अब इस कथा में आप देखेंगे कि राहु कितना तीव्र बुद्धि वाला है, जिसने देवताओं की योजना को समझा और वह छल से, धोखे से, पूरी प्लानिंग से देवताओं में शामिल भी हुआ। यानी उसमें वो छल और कपट, दूसरे को भ्रमित करने की ताकत भी है। और उसने अमृत पिया भी, यानी उसमें वो साहस और पराक्रम है जिसे वो पाना चाहता है। उसको प्राप्त करने के लिए उसने पूर्ण कोशिश करी और बियॉन्ड द लिमिट जाके, सीमा से परे होकर उसने उस चीज को प्राप्त भी किया। तो ये सारी चीजें राहु में हैं, जो कि कलयुग के परिवेश में, आज के इस परिवेश में बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो जिनका राहु बली होता है, ऐसे लोग राजयोग का फल जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो अब हम साथियों राहु के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब आप अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को देखेंगे तो ये आपको पहले पॉइंट समझ में आने चाहिए। साथियों हो सकता है आज का वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाए, परंतु यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको राहु के बारे में बहुत हद तक नॉलेज मिल चुकी होगी। आपके बहुत सारे डाउट्स और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। साथियों सबसे पहले आप देखिए राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र और शनि। ये राहु के मित्र ग्रह होते हैं। जो इनके शत्रु ग्रह हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, सूर्य और चंद्रमा से राहु शत्रुता निभाते हैं और मंगल भी इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और जो इनके सम ग्रह हैं, यानी इनकी दादागिरी जिसके सामने नहीं चलती है, वो है गुरुदेव। गुरुदेव के सामने इनका बस नहीं चलता। यानी यदि कुंडली में गुरुदेव की दृष्टि राहु पर हो तो राहु के बहुत सारे अशुभ परिणामों में आपको कमी देखने को मिलती है। कंट्रोल में रहते हैं राहु। इसके बाद मित्र राशि की यदि बात करें राहु की, जिसमें बैठकर राहु बहुत अच्छा फल करते हैं, वो सबसे पहले है वृष राशि। उसके बाद घटते क्रम में मैंने यहां पर लिखा है मिथुन राशि, फिर कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राहु की मित्र राशियां हैं, यानी मित्र ग्रह की जो राशियां हैं वही राहु की मित्र राशियां मानी जाती हैं। इसके बाद इनके जो नक्षत्र हैं वो है आद्रा, स्वाति और शतभिषा। ये 3 नक्षत्र राहु के माने जाते हैं। इसके साथ साथ यदि रत्न की बात करें तो राहु का रत्न गोमेद माना जाता है। यानी राहु जब पॉजिटिव होते हैं कुंडली में तो गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है। अब ये कुछ स्थितियां हैं स्पेसिफिक जिन पर गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है, उसे हम कभी और जानेंगे। इसके बाद जो राहु की दिशा अगर देखी जाए, यानी आपके घर में जो राहु की दिशा देखी जाएगी वो है नैऋत्य कोण, यानी कि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो राहु की दिशा मानी जाती है, जिस दिशा में हम मास्टर बेडरूम बनाने को बोलते हैं। यानी जो मालिक की जगह है वहां पे आपकी ऑफिस की सीट होनी चाहिए, वो कोना आपका हमेशा बंद होना चाहिए। और घर में जितने भी जो कॉर्नर्स हैं जहां पे अंधेरा रहता है, कॉर्नर्स हैं, उनको उसमें राहु वास करते हैं, कहते हैं ये। तो ये सारी वास्तु की चीजें हैं, इनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं बेसिक। अब साथियों यदि आपको इनके राजयोग को समझना है तो उससे पहले आपको कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? ये देखना है कि राहु कौन से भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली आप खोलिए और देखिए राहु किस भाव में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राहु किस राशि में बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए इन राशियों में जो इनकी मित्र राशियां हैं, जहां आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, इन राशियों में यदि राहु बैठे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट करेंगे। आपको लग्न भी देखना है, यदि इसी लग्न की कुंडली है तो भी राहु वहां पे योग कारक बनेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि राहु किस राशि में बैठे हैं। इसके साथ साथ किसके साथ बैठे हैं, यानी किस ग्रह के साथ बैठे हैं, इस पर इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि राहु को कहा गया है कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही वो परिणाम करते हैं, उनके जैसा वो स्वरूप बनाते हैं। इसके साथ यदि आगे देखें तो किस ग्रह की दृष्टि राहु पर है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चारों चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं जिनमें यदि राहु बैठ जाएं तो राजयोग जैसा परिणाम करते हैं। तो सबसे पहले जो भाव आता है वो है राहु यदि पहले भाव में बैठे हों, फर्स्ट हाउस में, यानी कि राहु यदि लग्न में ही बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को ये राजयोग जैसा फल करते हैं। अब आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति जिनका राहु लग्न में बैठा है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है ऐसा आदमी। दूसरे को भ्रमित करना उसे आता है, यानी सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी पढ़ लेता है ऐसा आदमी, सिचुएशन को बहुत जल्दी भांप लेता है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, भ्रमित करना आता है ऐसे व्यक्ति को। और इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपना काम निकलवाना जानता है, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, अपने शत्रु से भी वो ऐसा व्यक्ति काम निकलवा सकता है। तो ये इसकी क्वालिटी है। इसके साथ साथ ऐसा राहु व्यक्ति को कलयुगी वैभव के पीछे अंधी दौड़ लगवाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति सांसारिक जो मोह है, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, भोग की वस्तुएं हैं, उनके पीछे अंधी दौड़ लगवाएगा। व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहेगा किसी भी प्रकार से, और उसे प्राप्त करता भी है। अब वो अलग बात है वो उसे कितना भोग पाता है या कितना नहीं भोग पाता है, ये वो अलग बात है। पर हाँ, ऐसा व्यक्ति कलयुगी वैभव के पीछे अंधी दौड़ लगाता है और उसे हर प्रकार से वो सफल बनाता है व्यक्ति को, और जीवन में हर तरह के वैभव को प्राप्त करवाता है। एक बार तो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, उसे भोगना ना भोगना ये उसकी और कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो ये है पहले हाउस में जब यदि राहु बैठे हों। इसके बाद यदि राहु तीसरे घर में बैठे हों, तीसरे भाव में, कुंडली का थर्ड हाउस में यदि राहु बैठे हों, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है राहु की। यानी कुंडली में यदि राहु तीसरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी और हिम्मत वाला और साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना करता है, सिचुएशन से भागता नहीं है। यानी ऐसा राहु व्यक्ति को बहुत साहसी बनाता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को ठान लेता है उसे रात दिन एक करके पूरा करता है, यानी कि वो उसके पीछे लग जाता है, पूरी मेहनत करता है और उस कार्य को पूरा करके ही दम लेता है। ये खासियत है ऐसे राहु की। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिनका थर्ड हाउस में राहु है, विपरीत परिस्थितियों में जब फंस जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक अलग मजबूती प्रदान करता है राहु। यानी उनके अंदर एक अलग से एक साहस जनरेट हो जाता है, एक साहस आता है कि हाँ, मेरे को इस परिस्थिति से कैसे भी निकलना है। ये खासियत है ऐसे राहु की। इसके साथ साथ ऐसा राहु वाला व्यक्ति शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी यदि पराक्रम के हाउस में राहु बैठे हों तो चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, व्यक्ति पराक्रम करेगा। अब मेंटली करेगा तो वो जल्दी से जल्दी किसी चीज को प्राप्त करने का कोशिश करेगा, तो ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट भी लेता है और उसे सफलता मिलती भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे सफलता नहीं मिलेगी, उसे शॉर्टकट से सफलता मिलने का चांस भी बना रहता है। आपने भी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा अपने जीवन में जो कुछ समय पहले तक नॉर्मल से नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं, परंतु अचानक से उन्हें ऐसी सफलता प्राप्त होती है कि वो उनका अचानक से नाम होने लगता है। तो ऐसा राहु जिनका थर्ड हाउस में होता है, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। इसके साथ साथ राहु की जो अगली सिचुएशन है कुंडली में वो है राहु यदि छठे भाव में बैठे हों। सिक्स हाउस कुंडली का जो छठा भाव है, रोग ऋण और शत्रु का घर है। यहां पे यदि राहु बैठे हों तो ये भी बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, राजयोग जैसा फल करते हैं। तो जिनका छठे हाउस में राहु है, ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु नहीं टिक पाते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्रबल शत्रु हंता माना जाता है। यानी यदि कोई इनसे शत्रुता करता है तो उसका विनाश निश्चित है। ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु खड़ा नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है, यानी उसको बहुत कम चांसेस हैं रोग के। रोग लगेगा तो ऐसा कि उसे समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज ऐसे व्यक्ति को रोग नहीं लगता है। अब यहां पे आपको सिचुएशन देखनी होगी कि किस राशि में राहु है। यदि बुध की और शुक्र की राशि में यहां पर अगर राहु है तो ये अच्छा परिणाम करेंगे। इसके साथ साथ ऐसा राहु वाले व्यक्ति में कंपटीशन की भावना बहुत होती है, हर किसी से कंपटीशन करता है ऐसा व्यक्ति। आप देखेंगे यदि व्यक्ति प्राइवेट जॉब में है तो अपने वो कलीग से कंपटीशन करने लगेगा और उससे आगे निकलना चाहेगा, और वह उसमें आगे बढ़ता भी है। ऐसे व्यक्ति जिनका छठे हाउस में राहु है, ऐसे व्यक्ति को मैंने गवर्नमेंट में जाते हुए भी देखा। यानी गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनका छठे हाउस में राहु है, क्योंकि वो कंपटीशन की भावना से एग्जाम्स, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन्हें क्रैक करते हैं, उनमें वो सफल होते हैं। तो छठे हाउस वाला जो राहु है, ये व्यक्ति को कॉम्पिटिटिवनेस देता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी होता है, वीर प्रकृति का होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इसके सामने शत्रु नहीं टिक पाते। तो इसकी पर्सनैलिटी में ही एक वीरता होती है, सम्मान होता है, लोग इसको सम्मान पूर्वक देखते हैं। इसके साथ साथ छठे हाउस का राहु व्यक्ति को बेहद सफल और धनवान भी बनाता है। यानी कुल मिला के यदि देखा जाए तो छठे भाव का राहु बहुत अच्छा परिणाम करता है, राजयोग कारक स्थिति बनाता है। अब अगली स्थिति को देखते हैं। अब अगली स्थिति है यदि राहु दशम भाव में स्थित हो, 10वें भाव में। अब कुंडली का 10वां भाव यह है जिसे हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। तो राहु यदि कर्म क्षेत्र में बैठा हो तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है कुंडली में। यानी आप ये कह सकते हैं राहु की जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो 10वां घर ही है। ऐसा कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, आप जितने भी बड़े लोगों की कुंडलियां देखेंगे, यूट्यूब पर देखिए या फिर आप किसी भी ऐप वगैरह पे देख सकते हैं, तो जिनका 10 में राहु है वो बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुंचे हुए हैं। मैंने अपने जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके राहु दशम में देखा है, और आज अचानक से उन्हें ऐसी सफलता मिली है कि वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो राहु जिनका दशम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है उसे वो साम दाम दंड भेद या किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करता है। चाहे कुछ भी हो वो उसे पाकर रहता है, चाहे उसको वो किसी तरीके से करे, चाहे उसमें वो साम नीति अपनाए, दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपना के वह उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति दुनिया को प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि दशम का राहु जनता से कनेक्टेड है, तो ये जनता को प्रभावित करना चाहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे राजनीतिक बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं जिनकी कुंडली में राहु दशम भाव में है, आप देखेंगे। इसके साथ साथ व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है, व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है, क्योंकि दशम भाव किसका है? आपके मान का, सम्मान का, कार्यस्थल पे जो आपका नाम है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, उसका कारक है दशम भाव। तो दशम भाव वाला व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है, उसका व्यक्तित्व ही बहुत प्रभावशाली बनता है, व्यक्ति उसे पसंद करते हैं, जनता उसे पसंद करती है। तो ऐसा राहु हर प्रकार के ऐश्वर्य वैभव को उसे दिलाता है। तो राहु यदि दशम भाव में हो तो ये राजयोगकारी सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं अगली सिचुएशन के बारे में। अगली सिचुएशन है यदि राहु एकादश भाव में बैठे हों तो भी ये बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। एकादश भाव किसका है? आपके आय का स्थान है, आपके लाभ का स्थान है, आपकी इच्छाओं का, आपकी मनोकामनाओं का स्थान है। तो यहां पर यदि राहु बैठे हों तो ये व्यक्ति को किसी भी प्रकार से धन कमाने को प्रेरित करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन, किसी भी रास्ते से धन कमाना चाहेगा, बस उसके पास धन आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के एक या एक से अधिक इनकम सोर्स भी देखे गए हैं। यानी यहां पर बैठा हुआ राहु धन के मामले में बहुत अच्छा साबित होता है, धन के मामले में बहुत अच्छा रहता है। तो आजकल तो देखा गया है धन से आप सारी चीजें ले सकते हैं, आजकल के तो सारी जितनी भी सांसारिक सुख हैं वो धन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये राहु की स्थिति मैंने ली है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत होती हैं और उन्हें पूरी करने के लिए वह गलत रास्ता भी चुन सकता है। यानी कि उसकी इच्छाएं बस पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। इसके साथ साथ यहां पर बैठे राहु व्यक्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान भी दिलाता है। व्यक्ति का एक बार तो सम्मान जरूर होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और साहसी भी होता है, क्योंकि यहां से पंचम दृष्टि से ये थर्ड हाउस को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और साहसी भी माना जाता है। तो ये राहु की बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ टोटल मिला के 5 स्थितियां राहु की ऐसी बताई हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं कुंडली के लिए। और यहाँ पर यदि राहु बुध की राशि में या फिर शुक्र की राशि में, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, वृष राशि या तुला राशि में बैठे हुए हों, इन सारे भावों में जहां पर मैंने आज बताया है, तो आप ये समझ लीजिए ये राजयोगकारी स्थिति अवश्य है। इसके साथ साथ नवम के और पंचम के राहु को भी अच्छा माना जाता है, परंतु इनका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट अवश्य होता है, इसलिए यहां पर मैंने इन सिचुएशंस को नहीं लिया है। साथियों, यदि नवम भाव में राहु बैठे हों, यानी भाग्य भाव में राहु बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमकता है, उसे सडन सक्सेस प्राप्त होती है, अचानक से सफलता मिलती है, परंतु उसे सफलता रास नहीं आती है। और व्यक्ति का सडन फॉल भी होता है, यानी व्यक्ति अचानक से नीचे भी आ जाता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। ऐसा राहु के काल में देखा जाता है व्यक्ति के साथ, यदि नवम भाव में राहु हो।
तो इसके साथ साथ यदि पंचम भाव में राहु है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, क्योंकि ये ज्ञान का स्थान है, बुद्धि का स्थान है। राहु ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तीव्र बनाते हैं। व्यक्ति जटिल से जटिल सब्जेक्ट को, जटिल से जटिल विषय को समझ जाता है। व्यक्ति बहुत चतुर होता है। परंतु यहां पर बैठे हुए राहु का नेगेटिव इफेक्ट है कि ऐसे व्यक्ति को पितृदोष हो जाता है, पितृदोष लगता है, संतान संबंधी समस्या बनी रहती है, संतान से ऐसे व्यक्ति को निराशा हाथ आती है। तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है पंचम राहु का, इसलिए पंचम राहु को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए साथियों मैंने यहां पर राहु की कुंडली में इन स्थितियों को इंक्लूड नहीं किया है। अब साथियों हम राहु द्वारा बनने वाले ऐसे योग देखेंगे जो कि राजयोगकारी होते हैं, यानी राहु कुंडली में किन ग्रहों के साथ बैठने पर राजयोग देते हैं। तो सबसे पहले स्थिति है यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, यानी आपके सामने ये आपको जन्म पत्रिका दिखाई दे रही होगी खाली, इसमें केंद्र भाव कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10। और त्रिकोण स्थान कौन से हैं? 1, 5 और 9। ये वाले भाव हैं वो त्रिकोण हैं। तो यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में कहीं पर जाके बैठे और उसके साथ में यदि राहु वहां पर बैठ जाएं, तो ये राहु की दशा जब आएगी तो ऐसा व्यक्ति राजयोग का फल लेगा, यानी ऐसा व्यक्ति को राजयोग लगेगा। अब इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। साथियों यहां पर मैंने कुंभ लगन की एक पत्रिका ली है, क्योंकि यहां पर कुंभ राशि लग्न में है। तो कुंभ लगन की पत्रिका में आप देखिए त्रिकोण के स्वामी कौन है। त्रिकोण के स्वामी यहां पर आप नवम में देखेंगे, नवम स्थान को मैंने यहां पे लिया है। तो नवम स्थान में तुला राशि है, 7 नंबर की राशि, और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो ये केंद्र स्थान में अब कहीं पर भी इन स्थितियों में शुक्र और राहु की युति हो जाए, यानी कुंभ राशि में शुक्र और राहु की युति केंद्र स्थान में कहीं पर भी होने से ये राजयोगकारी स्थिति बनती है। अब इसके साथ दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। दूसरी सिचुएशन आप देखिए यहां पर कि दूसरे त्रिकोण का स्वामी कुंभ राशि, कुंभ लगन में ही दूसरे त्रिकोण यानी पंचम स्थान का स्वामी कौन है? 3 नंबर राशि है यहां पे, यानी मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो कुंभ लगन में ही यदि त्रिकोण का स्वामी जो बुध है वो राहु के साथ में केंद्र स्थान में बैठ जाए, कहीं पर भी इन चारों केंद्रों में से कहीं पर भी बैठे हों, तो ये राजयोगकारी स्थिति बनती है। अब हम अगली स्थिति को जानते हैं। अगली स्थिति है यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो और वो राहु के साथ में बैठ जाए, तो ये भी राजयोग होता है। अब ये कैसे? इसके लिए मैंने यहां पर मिथुन लगन की पत्रिका ली है। अब मिथुन लगन की पत्रिका में आप देखिए केंद्र के स्वामी कौन कौन हैं। तो यहां पर आपको केंद्र के स्वामी देखने को मिलेंगे बुध और गुरु, क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी हैं दोनों। तो केवल बुध और गुरु मिथुन लगन की पत्रिका में केंद्रों के स्वामी हैं। अब इनमें आप देखेंगे यदि कोई भी राहु के साथ बैठ जाए, तो यहां पर बुध और राहु त्रिकोण स्थानों में कहीं पर भी बैठे हों इस लगन की पत्रिका में, तो वो स्थिति राजयोगकारी स्थिति होती है। तो राहु की दशा में ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की सफलता प्राप्त करेगा। तो ये बना राहु का राजयोग। आपको समझ में आया होगा, यहां पर मैंने 2 स्थितियां राहु की बताई हैं जो कि राजयोगकारी स्थितियां हैं। तो अब वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, हम वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा आज का विषय आपको किस प्रकार का लगा, और हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उन पर। इस पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत